नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल की जो सीरीज इस चैनल पे अभी चल रही है उसके तहत वर्तमान में अभी हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसी के तहत आज प्राचीन बिहार के इतिहास के अंतिम क्लास में हम लोग जिन टॉपिक को कवर करेंगे उनमें शामिल है गुप्तोत्तर एवं पालकालीन बिहार। हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से हम लोग 45 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग व्याख्या का भी इस्तेमाल करेंगे और व्याख्या के माध्यम से पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पहले अच्छी तरह समझेंगे और फिर वहां से एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ये सीरीज चलेगी और अंत में इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि बिहार स्पेशल की जो सीरीज है इसके तहत अभी तक हम लोगों ने आधुनिक बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार के इतिहास और अब प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर कर लेंगे और इन सारे वीडियो का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप में से कोई दोस्त इस चैनल पे नहीं है तो पहले उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आने वाले जो बीपीएससी के एग्जाम है या फिर बीएसएससी है, इन सारे एग्जामों में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इस चैनल पे एक और सूचना दे दूं कि अभी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रहे हैं और उसमें हम लोग एसपीडी और प्रतियोगिता दर्पण बुक से पूरे 2021 के सारे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये क्रम जारी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से अपनी तैयारी के लिए लाभ उठाइए और अपने तैयारी को एक ऐसे स्तर पर ले जाइए कि एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज के जो प्रश्न श्रृंखला है इसकी शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन: धर्मपाल, देव गोपाल, देवपाल, आनंदपाल। और ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, व्याख्या जो है, मैं बार बार दोहराता हूं, मेरे व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा, 2 से 3 बार सुनिएगा तो आपको पूरी तरह टॉपिक समझ में आ जाएगी। अगर एक बार सुनते हैं तो आप उसको अच्छी तरह अपने नोटबुक या डायरी में लिख लीजिए। आगे ये हमेशा आपको नोट्स की तरह काम देगा। ठीक है, अब व्याख्या हम लोग देखते हैं। गोपाल, जो कि 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना करता है और 770 ईस्वी तक वह शासन करता है। बिहार और बंगाल के पाल वंश की स्थापना, बिहार और बंगाल वंश के जो पाल वंश है, बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को मिलाकर पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहां के प्रमुख लोगों ने उसे राजा चुन लिया था। गोपाल ने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान जो नालंदा जिला है उसके बिहार शरीफ में एक मठ तथा एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जो उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। किसकी? तो गोपाल की। गोपाल किस वर्ष शासन स्थापित करता है? तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में करता है। ये है बिहार और बंगाल के और थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को मिलाकर उसने इस क्षेत्रों पर पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। किस शासक ने बिहार के ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने: गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नयपाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कि इसका निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा प्रश्न। किस शासक ने बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध बिहार की स्थापना करवाई थी? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नयपाल। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह है आपका खंडहर हो चुका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा और संस्थापक गोपाल ने की थी। यह वर्तमान बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के समीप स्थित है, बिहार शरीफ में है। और बिहार शरीफ का ही पुराना नाम ओदंतपुरी भी था दोस्तों। यह तंत्र विद्या की शिक्षा का मुख्य केंद्र है। जो था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, वह तंत्र विद्या का प्रमुख
केंद्र था। तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जो कि वर्तमान के नालंदा जिले में स्थित है। और बिहार शरीफ का ही पुराना नाम उदंतपुरी था। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में महारक्षित तथा सीलबद्ध विशेष प्रतिष्ठित थे। आगे बढ़ते हैं, और इस अगर व्याख्या को आप अच्छे से सुने होंगे तो आगे के कई प्रश्न आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो गोपाल ने किया था। और गोपाल किस वंश से संबंधित था? तो पाल वंश से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार के किस जिले में उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, नालंदा, पटना, गया, भागलपुर। तो व्याख्या में हम लोग ने देखा कि आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में स्थित है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल काल के दौरान तंत्र विद्या की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। कौन सा केंद्र था? ऑप्शन है आपके सामने, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय पाल काल के दौरान तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान महारक्षित निम्न में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? वल्लभी, उदंतपुरी, नालंदा, तक्षशिला। तो व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि सीलभद्र और महारक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय से संबंधित थे। और दोस्तों वही सीलभद्र आगे चलकर जब हेन स्वांग भारत आता है तो उस समय वह नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। कौन? सीलभद्र। और वो उसका संबंध उदंतपुरी विश्वविद्यालय से भी है और नालंदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस राष्ट्रकूट राजा ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? ऑप्शन है आपके सामने, अमोघ वर्ष प्रथम, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, ध्रुव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ध्रुव। अब हम लोग पाल वंश के जो दूसरे शासक थे धर्मपाल, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। और गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक, उसके बाद पाल वंश का शासक बनता है धर्मपाल, जो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन करता है। व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गोपाल के बाद पाल वंश का शासक धर्मपाल हुआ, जिसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। ठीक है, यही प्रश्न भी था कि किस राष्ट्रकूट राजा ने धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव के वापस लौट जाने के पश्चात जब वो आया, पाल वंश के शासक को पराजित किया और फिर वापस लौट गया। आपने सुना होगा कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल भी शामिल था। और कुछ वर्षों के लिए धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था। और अधिकार करने के बाद वहां पर एक भव्य दरबार लगाया, जिसमें उस समय जो पंजाब और राजस्थान के जो राजा थे, जो कि धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, उन लोगों ने उस राज दरबार में शामिल हुआ था, भाग लिए थे। किंतु धर्मपाल कन्नौज पर अपना अस्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। और जब नागभट्ट प्रतिहार जो थे, नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। आपने सुना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। हम लोग जब भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा और हो सके तो राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे के प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर वहां एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान आदि के राजाओं ने भाग लिया? ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, आनंदपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मपाल। और हम लोगों ने व्याख्या में भी इसकी चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न, पाल वंश के शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है आपके सामने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, आजीवक। तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, व्याख्या के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। उसने अनेक मठ व बौद्ध विहार बनवाए थे। धर्मपाल ने आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में, किस जिले में दोस्तों? भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु उसने 200 गांव दान में दिए थे। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु उसने 200 गांव दान में दिए थे। दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि
कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था और पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। यहाँ पे हम लोगों को दो और विश्वविद्यालय का नाम सुनने को आता है, एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय और अभी हम लोगों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों के नाम संस्थापक आप याद कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कौन करता है? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, हो गया। फिर अभी हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, गोपाल ही ओ से उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। GOPAL गोपाल, और जी से गोपाल और ओ से उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं तीसरे विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के दूसरे शासक गोपाल के बाद कौन बनता है? धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करता है। और यही धर्मपाल कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांव दान स्वरूप देता है। गांव दान स्वरूप देना मतलब उस गांव से जो भी राजस्व प्राप्त होगा वे सारे पैसे, उस राजस्व का उपयोग उस विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु किया जाएगा। ठीक है, तो दान दे देने का मतलब ये नहीं कि गांव दान दे दे, उस गांव के राजस्व से जो भी प्राप्ति होगी वो नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु खर्च होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने, हमको लगता है कि इसे अच्छी तरह अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। नालंदा कुमारगुप्त गुप्त शासक, गोपाल GOO उदंतपुरी, गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय, गोपाल नालंदा में ही पड़ता है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किस पाल वंशीय शासक ने 200 गांव को दान में दिया? ऑप्शन है आपके सामने धर्मपाल, देवपाल, आनंदपाल, गोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धर्मपाल। अभी हम लोगों ने व्याख्या में चर्चा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, गुप्त शासक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह है उसका चित्र, आप वहां गए होंगे तो इस चित्र से भली भांति वाकिफ होंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंशीय शासक धर्मपाल को जाता है। इसमें बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मेन पॉइंट है वज्रयान शाखा से संबंधित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। व से विक्रम, व से वज्रयान। दीपंकर इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्वान थे। दीपंकर किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। उदंतपुरी, नालंदा, नालंदा तो नालंदा ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रमुख केंद्र था? वज्रयान, हीनयान, महायान, कालचक्रयान। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की व से विक्रमशिला, व से वज्रयान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ट्रिक इसलिए बताता हूं कि ये चीजें जल्दी से दिमाग में कैच कर जाए और याद हो जाए, बाकी आप जितना पढ़िएगा उतना आपको गेन होगा। बौद्ध विद्वान दीपंकर किस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान थे? विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा, तक्षशिला। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विक्रमशिला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाल वंशीय शासक ने बिहार स्थित मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? आप जब आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो बंगाल के एक शासक नवाब ने भी मुंगेर को
अपनी राजधानी बनाई थी। हम लोगों ने जब आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें इसकी चर्चा की, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिएगा। अब यहाँ हम लोग पाल वंशीय शासक की चर्चा करेंगे। तो पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है आपके सामने धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, रामपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। और अब हम लोग देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम लोग देवपाल के बारे में थोड़ा बहुत व्याख्या के माध्यम से जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करता है और 770 ईस्वी तक वह शासक रहता है। फिर पाल वंश का दूसरा शासक बनता है धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक वह पाल वंश का शासक रहता है। और फिर उसके बाद बनता है देवपाल जो था धर्मपाल का पुत्र था। यह 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन रहता है। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने, जो अपनी पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना था, 40 वर्षों तक शासन किया। उसने प्राग, ज्योतिपुर, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अभी तक हम लोगों ने बिहार, बंगाल के ही कुछ क्षेत्रों को देखा था, लेकिन देवपाल जो था वह उड़ीसा और असम के क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया और नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। किसने? देवपाल ने। इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। इसके बारे में जो अरब यात्री है सुलेमान, उसने महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। देवपाल का दक्षिण पूर्व एशियाई देश जावा के शासक बालपुत्र देव, आप बार बार सुनते होंगे शैलेंद्र वंशीय शासक, तो वही शैलेंद्र वंशीय शासक था जावा का बालपुत्र देव। इनके साथ इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। इसने बालपुत्र के आग्रह पर, जो शैलेंद्र वंशीय शासक, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव था, उसके आग्रह पर नालंदा के एक विहार को 5 ग्राम अनुदान में दिए थे। अनुदान का मतलब आप समझ गए होंगे कि उस गांव के राजस्व से जो भी, उसके गांव से का राजस्व जो भी आएगा उस पे खर्च, उसका खर्च किस पे किया जाएगा? उस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दिए थे और अब देवपाल ने 5 गांव दिए हैं उसके रखरखाव हेतु। देवपाल को बौद्ध धर्म का आश्रयदाता के रूप में जाना जाता है। देवपाल अंतिम प्रतापी राजा था पाल वंश के का। इसके बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो जाती है। किसके? देवपाल के बाद। इस प्रकार 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। कुछ समय तो वाराणसी तक के प्रदेश उनके नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, तो देवपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां से मिलती है। जैसे कि धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दिया था, नालंदा बिहार के लिए दिया था, उसी तरह देवपाल जो है 5 गांव नालंदा बिहार के लिए अनुदान स्वरूप दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं। अगर इस व्याख्या को आप अच्छे से सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। किस पाल वंशीय शासक ने असम, उड़ीसा और नेपाल के एक हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था? ऑप्शन है आपके सामने देवपाल, धर्मपाल, आनंदपाल, गोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवपाल। अभी व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल वंशीय शासक देवपाल का दक्षिण पूर्व एशियाई देश जावा के किस शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव। ये सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा, वही जावा या सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने कहां विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने ओदंतपुरी, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला। तो वह नालंदा से जुड़े थे शैलेंद्र वंशीय शासक। ठीक है, और आपने गुप्त साम्राज्य के काल में पढ़ा भी था कि शैलेंद्र वंशीय शासक ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए भी अनुमति मांगी थी गुप्त शासक से और उसने अनुमति भी प्रदान कर दी थी। तो वही उनका संबंध नालंदा से शुरू से ही रहा है और देवपाल के काल में भी आपको देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला पाल वंशीय शासक था। पाल वंश के शासक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, देवपाल, ए और बी दोनों गोपाल। तो ए और बी दोनों यानी धर्मपाल और देवपाल, और यही उत्तर भी होगा। आपने अभी तक वीडियो में देखा कि धर्मपाल जो है वो 200 गांव नालंदा के लिए दिया था और
देवपाल ने 5 ग्राम नालंदा के लिए, नालंदा महाविहार के लिए दिया था, इसलिए ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंशीय शासक नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल, क्योंकि देवपाल के साथ ही जो बालपुत्र देव था शैलेंद्र वंशीय शासक, उसका घनिष्ठ संबंध था, मित्र था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा के एक विहार को 5 ग्राम दान में दिए थे? तो सही है, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि देवपाल ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9वीं सदी के मध्य में भारत आने वाले किस अरब व्यापारी ने अपने यात्रा वृत्तांत में पाल राज्य को रुहमा, रुहमा का अर्थ होता है धर्मपाल का संक्षिप्त नाम है रुहमा, की संज्ञा दी है? अरबी भाषा है ये रुहमा। तो ऑप्शन है किस अरब व्यापारी ने? मुल्ला तकिया, सुलेमान, अब्दुल लतीफ और मोहम्मद सादिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुलेमान। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पाल काल के दौरान किस बौद्ध विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार किया? संरक्षित, दीपंकर, ए और बी दोनों, धर्मपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। व्याख्या में देख लेते हैं। पालों ने कई विहारों का निर्माण करवाया जिसमें बहुत से बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था, जो आज तक देखा जा रहा है दोस्तों। संरक्षित तथा दीपंकर, जिसे दीपंकर को अतीश भी कहा जाता है, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार किया। किसने? संरक्षित और दीपांकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने, महायान, हीनयान, वज्रयान, कालचक्रयान? तो नो डाउट महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कांच की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में, पाल काल में? हाँ दोस्तों, पाल काल में। पाल काल में कला की एक कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। और जब आप बीपीएससी मेंस का एग्जाम में बैठेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस पेपर के 1 में जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, वहाँ से जो कला, बिहार की जो कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें पाल कला महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हर दूसरे साल प्रश्न आता ही आता है। मेंस के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो पाल काल में। और पालकालीन कला के बारे में हम लोग जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। बिहार में पाल युग में कांसे की मूर्ति की एक उन्नत कला शैली का विकास हुआ। कांच निर्मित इन मूर्तियों का प्रमुख मूर्तिकार धीमन और बिठपाल थे। और जो दोस्त हमारे मेंस में बैठे होंगे, उनको इन दोनों के नाम अच्छे से पता होगा। ये बिहार के नालंदा जिले के निवासी थे तथा धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ये दोनों पिता पुत्र थे, धीमन और बिठपाल जो थे पिता पुत्र थे। कांच की ये प्रतिमाएं सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। इनके साक्ष्य नालंदा एवं गया के कुकड़ीहार से भी प्राप्त हुए हैं। कांच की इन जो प्रतिमाएं हैं वो सांचे में ढाल के बनाई जाती है और इसका साक्ष्य कहां से मिला है? नालंदा और गया के कुकड़ीहार से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपने आदेश पाटलिपुत्रा से प्रसारित करते थे। जो भी आदेश उनको देना होता था पाटलिपुत्रा से ही प्रसारित करते थे। पाल काल के दौरान मगध को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। पाल काल में मगध को क्या कहा जाता था? तो मगध जो क्षेत्र था उसको श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, इस व्याख्या को अगर इत्मीनान से सुने होंगे तो आगे के कई सारे प्रश्न आप बना सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। किनकी देन थी? मतलब मुख्य मूर्तिकार कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, धीमन, बिठपाल, ए और बी दोनों, बुद्धगुप्त का। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कि धीमन और बिठपाल इसके प्रमुख मूर्तिकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पालकालीन कांस्य मूर्ति के कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि ये दोनों नालंदा के निवासी थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है, कहां से मिलता है? व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। ए है नालंदा से, बी है गया के कुकड़ीहार से, सी है ए और बी दोनों जगहों से यानी नालंदा और गया के कुकड़ीहार दोनों जगहों से, और डी है पटना के लोहानीपुर से। तो पटना के लोहानीपुर से चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद मिलता है, और ये जो पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं इनके साक्ष्य मिले हैं नालंदा और गया के कुकड़ीहार से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 30वां प्रश्न, पालकालीन मूर्तिकार धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे, धर्मपाल के, देवपाल के, ए और बी दोनों के, गोपाल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल और उसके पुत्र देवपाल, दोनों के ही समकालीन थे, धीमन और बिठपाल, ये दोनों बाप पुत्र, इन दोनों बाप पुत्र के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ है? इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है व्याख्या में। ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया, नालंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? अंग को, विदेह को, बज्जी को, मगध को। तो पाल काल के दौरान मगध को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, और हम लोगों ने व्याख्या में इसकी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, कहां से? तो पाटलिपुत्र से वे सारे अपने आदेश प्रसारित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी, कब से कब तक के बीच की थी? ऑप्शन है आपके सामने, 673 से 692 ईस्वी के बीच, 630 से 644 ईस्वी के बीच, 315 ईस्वी के बीच, 399 से 414 ईस्वी के बीच। दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 673 से 692 ईस्वी के बीच। कुछ कुछ बुक्स में 671 से 695 ईस्वी दिया गया है, तो इसके लिए आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, 673 से 692 ईस्वी के बीच। और 630 से अब हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, 315 मेगास्थनीज, 399 से 414 तो फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था। 630 से 644 आपको मिलेंगे आगे के क्वेश्चन में हैंशांग, और 673 से 692 कौन? तो इत्सिंग। ये सभी फाहियान को, मेगास्थनीज को छोड़कर बाकी सभी चीनी यात्री है। इत्सिंग के बारे में हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझ लेते। इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु था जो 673 से 692 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। कौन? तो इत्सिंग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने यहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। अध्ययन करने के लिए लगातार 10 वर्षों तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में रहा इत्सिंग। उसके अनुसार यानी इत्सिंग के अनुसार नालंदा में उस समय 5000 भिक्षु रहते थे। 691 ईस्वी में इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा है। तो उसके अनुसार कितने रहते थे बौद्ध भिक्षु नालंदा में? 5000। 691 ईस्वी में अपनी उसने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है भारत तथा मलय द्वीप, और वह 675 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए आया और 10 वर्षों तक इसने यहाँ अध्ययन किया। यहाँ पर वो संस्कृत और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। 673 ईस्वी में आया, 692 ईस्वी तक रहा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्सिंग कितने वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की 675 ईस्वी में आया और 10 वर्षों तक यहाँ पे रहकर उसने अध्ययन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्सिंग के अनुसार जब वह नालंदा विश्वविद्यालय में था उस समय नालंदा में कितने भिक्षु रहते थे? 1000, 3000, 5000, 10,000? तो 5000। उसके यात्रा वृत्तांत में यह कहा गया है कि उस समय 5000 भिक्षु नालंदा में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अब आता है चीनी यात्री ह्वेनसांग का। हम लोग ने फाहियान की चर्चा कर ली है, मेगास्थनीज की चर्चा कर ली है, इत्सिंग की चर्चा कर ली है, अब हम लोग पहुंच गए हैं ह्वेनसांग के। और याद रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। ठीक है, ये कोड आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में।
तो चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, ओदंतपुरी में, नालंदा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। और व्याख्या के माध्यम से हम लोग हेनसांग के बारे में जान लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। दोस्तों आपको कई बुक में मिलेगा कि 629 से 645 ईस्वी तक। 629 में वह चीन से चला स्थल मार्ग से, और होते हुए वह 630 में भारत पहुंचा, और फिर 644 में यहां से चल दिया, और फिर 645 में चीन पहुंच गया। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, 630 से 644 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये तीनों ही उपमा किसको दी गई है? हेनसांग को। यह भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। CU की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक है। महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? CU की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। फाहियान की महत्वपूर्ण फोवो की, फाहियान की, और CU की हेनसांग की महत्वपूर्ण पुस्तक है। हेनसांग के अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे, आए ही थे। इत्सिंग आए, हेनसांग आए, आते थे तभी तो ये लोग आए, और भी लोग आए थे, बहुत लोग आते थे। तो इसने इसकी चर्चा भी की है। या उस समय यहाँ 8,500 छात्र और 1,510 आचार्य थे। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा वह विश्वविद्यालय होगा। हेनसांग ने 635 ईस्वी में पाटलिपुत्र तथा 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय गया तो फिर वहां पे अध्ययन भी किया था। इस समय यानी जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया, उस समय वहां का कुलपति कौन था? तो आचार्य शीलभद्र वहां के कुलपति थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। हेनसांग पाटलिपुत्र कब गया? 635। हेनसांग पाटलिपुत्र 635 और नालंदा विश्वविद्यालय में आया 637 ईस्वी में। ठीक है, 630 में चला, 644 तक रहा, 635 में पाटलिपुत्र और 637 में नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पिछले व्याख्या को आप आराम से ध्यान से सुने होंगे, तो कई सारे प्रश्न आप आसानी से दे सकते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। इसका सही है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? शंगुगन, इत्सिंग, फाहियान, हेनसांग। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, हेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 40वां प्रश्न। चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, कौन सी है उसकी यात्रा वृत्तांत? CU की, फोवो की, इंडिका, अर्थशास्त्र। तो अभी हम लोगों ने उसकी व्याख्या में चर्चा की थी। CU की उसकी यात्रा वृत्तांत है, फोवो की फाहियान की है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की है, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष की थी? 635 ईस्वी में, 636, 637, 638। तो सही उत्तर है 635 में पाटलिपुत्र और 637 में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया अध्ययन के लिए, और फिर वहां पे कई वर्षों तक उसने अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में किस वर्ष गया था? ऑप्शन है आपके सामने 635, 636, 637, 638। तो सही उत्तर है दोस्तों, व्याख्या में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, 637 ईस्वी में। और दोस्तों इत्सिंग 675 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया था और 10 वर्षों तक वहां लगातार अध्ययन किया था। और इत्सिंग 675 और हेनसांग 637। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग कब से कब तक भारत में रहा? 399 से 714, 630 से 644, 671 से 693, 315 से 310 ईसा पूर्व। ये बाकी सब ईस्वी में है और डी ऑप्शन ईसा पूर्व में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 399 से 314 ईस्वी तक नहीं होगा, क्योंकि यह काल है फाहियान का। 630 से 644 यही इसका सही उत्तर है, और 671 से 693 है इत्सिंग का। तो इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन हेनसांग 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? दीपंकर, शीलभद्र, स्थूलभद्र, चाणक्य। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शीलभद्र। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, और प्राचीन बिहार के इतिहास का भी ये आज का अंतिम प्रश्न होगा।
बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ग्रहवर्मन, गृहवर्मन नहीं, ग्रहवर्मन होगा, ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक, राजवर्धन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, शशांक। शशांक ने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग जब प्राचीन बिहार के इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, उसको डिटेल में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ ही प्राचीन बिहार के इतिहास पूरी तरह आज कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैनल के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित 23, इस वीडियो को मिलाकर 23 वीडियो मिलेंगे। 3 वीडियो मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित है। 3 वीडियो में पूरे मैंने मध्यकालीन बिहार के इतिहास को समाप्त कर दिया है। अब देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ऐसी ऐसी जानकारियाँ पूरे ठोस प्रमाण के साथ वहाँ पे दिया गया जो आपको इससे पहले कहीं नहीं मिलेगा। और फिर 11 वीडियो आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित है। तो इन सारे वीडियो के साथ ही आज हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास को कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें प्राचीन बिहार के इतिहास 23 वीडियो, मध्यकालीन बिहार के इतिहास 3 वीडियो और आधुनिक बिहार का इतिहास से संबंधित 11 वीडियो है इसमें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले दिन से जो अगला क्लास होगा वो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से होगा। बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इससे संबंधित हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे बिहार जो स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके तहत। और हम लोग का करेंट अफेयर्स और जो चल रहा है वो अभी चलता रहेगा, प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी बुक से जो तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।